जमीयतुल उलमा हिंद के वक्फ चर्चा सत्र में क्या बोले विधायक जितेंद्र आवाज। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधित बिल जो लाया गया था, उस संशोधन करने के लिए जेपीसी का अब गठन किया गया है, मगर इस पर जमीयतुल उलमा हिंद के दोनों गुट जो है अपने अपने तौर पर मुहिम चला रहे हैं। तो जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी गुट द्वारा 23 अगस्त शुक्रवार को डायमंड हॉल में जो चर्चा सत्र आयोजित किया गया था, उसमें अन्य राजनीतिक दलों की तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र की सेकुलर आवाज कहे जाने वाले कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आवाड़ भी मौजूद थे और उन्होंने किस तरह से तमाम बातों को रखा है, सुनिए। इसने भी घोषणा की है, मैं सभी उलेमाओं के सामने माफी चाहता हूं कि उसने गलती की है, हमें माफ कर। और बच्चों ज्यादा होशियारी मत करो। मौलाना सैयद अशर, मौलाना अलीमुल्ला, सभी मौजूद हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ा फख्र होता है जब उलेमा मुझे किसी प्रोग्राम में बुलाते हैं, क्योंकि मैं इतिहास का एक बड़ा अभ्यासक हूं। जंगे आजादी की पहली लड़ाई 1857 में नहीं हुई थी, 1803 में हुई थी, जो पहली बार उलेमाओं ने अंग्रेजों को कहा था कि ये देश छोड़ के चले जाओ। ये तो इतिहास में लिखा गया है कि 1857 में लड़ाई हुई, पर 1857 का इतिहास जब भी लिखा जाता है तब ये कहा जाता है कि कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक ऐसा एक भी पेड़ नहीं था जहां पे उलेमाओं की लाशें लटकी हुई नजर नहीं आती थी। तो उलेमाओं का योगदान जो है हमारे आजादी में वो किसी से कम नहीं है। वक्फ बोर्ड के मामले में अंग्रेजों ने कई बार कुछ कहा, लेकिन कभी हाथ नहीं लगाया। नेहरू जी के राज में 1954 में ये प्रॉपर्टी के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। कुछ खामियां थी उसमें, हमने ये नहीं कहते, पूरा मजबूत सील पैक था, लेकिन जो भी बनाया, जैसी चर्च की प्रॉपर्टी है, वो चर्च को मैनेज करने को दी, जहां पे कॉन्वेंट स्कूल बने, हॉस्पिटल्स बने, जो कुछ बना। हमारे अल्लाह के जमीन के ऊपर मदरसे बने, कॉलेजेस बने, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल बने, यतीम खाने बने, जो कुछ समाज के लिए चाहिए वो बनता गया। ये समाज के हित में था। हर समाज में 10-15 गुंडे तो होते ही है जमीन पे कब्जा करने वाले। ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं, इनकी एक जमीन थी, इनकी नहीं बोल सकता हूँ, वक्त की एक जमीन थी, उससे बड़ा झगड़ा चल रहा था। मुझे चंद दिनों के लिए वक्त का प्रॉपर्टी का मिनिस्टर बनाया गया और ये इनकी फाइल मेरे सामने आ गई। अब करूँ तो क्या? मैंने 3-4 लॉयर्स को बुलाया, हम लोग वहां बैठे। बंबई की सबसे बड़ी और सबसे महंगी जमीन वो है। हमारे अंबानी साहब को छोड़, उसके ऊपर बात नहीं आता हूं। बड़े तगड़े लोग एक दूसरे से भिड़ रहे थे। तब मैंने उसमें फैसला लिया कि हल कलेक्टर को लिखा जाए कि वक्फ की अगर प्रॉपर्टी है तो 7/12 पे ऊपर वक्फ डाल दो। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, आप बेच नहीं सकते। इसको पूछो, वो डिसीजन हुआ। हमारे महसूल मंत्री ने कहा कि उसका डिसीजन है, हम नहीं बदल सकते, तुरंत उसका अमल करो। हर कलेक्टर ने वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर दी गया वक्फ प्रॉपर्टी, कोई बदल नहीं सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, कोई मसला उत्तर प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अब इस सरकार को समझ में आया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कानून बहुत तगड़ा है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है कि वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त। तो करे तो क्या करे? मुसलमानों को इतना अमीर, मुसलमानों की इतनी प्रॉपर्टी, अरे तोबा तोबा तोबा, निकाला इनसे हाथ से। जो सुप्रिया ताई ने कहा कि ऐसी क्या हुआ था कि आपको ये प्रॉपर्टी अभी लेनी थी, ऐसा क्या हुआ था कि आपको कानून अभी ही बदलना था। और मैं चाहती हूं, ये सुप्रिया ताई का जवाब वहां पे जबान है, आप कभी भी जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि सेंड दिस बिल टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और किसी को अगर ये लगता है कि बीजेपी ने किसी को नॉमिनेट किया है, तो मैं जेपीसी का रूल बताता हूं कि जिसकी जितनी पार्टी की ताकत है उसको उतने एमपी दिए जाते हैं। और अखिलेश यादव तय करेंगे कि जेपीसी में बैठेगा कौन, ये बीजेपी नहीं तय करती है। ये हमने बैठ के तय किया, मेरे और शरद पवार साहब ने, कि बालिया मामा जाएगा और कोई नहीं जाएगा। क्योंकि 4 दिन पहले वक्फ बोर्ड का बिल आने वाला है, ये दुनिया को पता था, क्योंकि न्यूज लीक कर दी कि वक्फ बिल आएगा, वक्फ बिल आएगा, वक्फ बिल आएगा। और बोल रहे थे नहीं आएगा, नहीं आएगा, आखिरी दिन है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, लाया। हालांकि उनको मालूम था ये 240 की ताकत अपने को भिड़ रही है, हम ये बिल पास नहीं कर सकेंगे, फिर भी लाया। क्यों लाया? आपको डराने के लिए कि हम अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये जो बोलते हैं ना संविधान नहीं बदलने वाले थे, आसाम में क्या भाषण किया था अमित शाह ने कि अगर हम चुन के आए 400 पार, तो पहला काम करेंगे शरीयत बदल डालेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बदल डालेंगे। देखो, अगर तुमको मुस्लिम पर्सनल लॉ बदलना है, तुमको राइट टू रिलीजन, जो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल राइट, आपके मूलभूत अधिकार, बोलने का अधिकार, व्यक्त होने का अधिकार, ये सब अधिकार फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। उस मूलभूत अधिकार में एक अधिकार ये भी है धर्म का स्वातंत्र्य, राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन को का मतलब ये होता है कि तुम जिस धर्म को मानते हो, उसका जो कानून है उसका पालन करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो राइट टू रिलीजन के तहत यह कहा गया है, तो शरीयत ये कुरान का एक हिस्सा है, ये तुम्हारा अपना लॉ है। तो उसका बदलने का मतलब था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो देश से कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलने वाले हैं? ये तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने इस देश को बचाया और उनको 240 पे रख दिया। 45 कहते थे, 45 आएंगी महाराष्ट्र में, सबको छोड़ डालेंगे। 45, 17 ही 17। और फिर शुरू किया वोट जिहाद हुआ है, वोट जिहाद हुआ है, वोट जिहाद हुआ है। काय का वोट जिहाद? 4 सीटें मुसलमानों की संख्या है, भिवंडी में है, मालेगांव में है और 2-3 जगह पे है। 27 सीटें ऐसी है जिसमें मुसलमानों की संख्या 10% भी नहीं है। तो इसमें तुमको कुछ नहीं आ रहा है? यहाँ के अमन पसंद हिंदुओं ने तुमको आ रहा है। ये देश गंगा जमुनी तहजीब को जानती है और इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, रही है और रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किसका नारा है? CANRC किसका नारा है? हमारा है। तो इसी बात पे मैं आपसे अलविदा कहता हूं और ये कह के जाता हूं कि अल्लाह की जमीन पे जिसने नजर डाली उसकी नजर नीचे जाएगी, कि अल्लाह ही काम करेगा।